नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुरैया जबी इनकी लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है ईद का चांद। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निकाह से पहले हिना ईद के चांद का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया करती थी, लेकिन निकाह के बाद तो ईद के चांद का दीदार मुश्किल हो गया था, ठीक उसके शौहर नदीम की तरह। उस दिन रमजान की 29वीं तारीख थी। घर में अजीब सी खुशी और चहल पहल छाई हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि शाम को ईद का चांद ज़रूर आसमान में दिखाई दे जाएगा। 29 तारीख के चांद की रोजेदारों को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि एक रोज़ा कम जो हो जाता है। समझ में नहीं आता, जब रोज़ा न रखने से इतनी खुशी होती है तो लोग रोजे रखते ही क्यों हैं। बहरहाल उस दिन घर का हर आदमी किसी न किसी काम में उलझा हुआ था। उन सबके खिलाफ हिना सुबह ही कुरान की तिलावत करके पिछले बरामदे की आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। थकी थकी निढाल सी, उसके दिल दिमाग सुन्न से थे। न उनमें कोई सोच थी, न ही भावना। वह खाली खाली नजरों से शून्य में ताके जा रही थी। तभी भाभी भाभी पुकारती और उसे ढूंढती हुई उसकी ननद नगमा आ पहुंची। तौबा भाभी, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में तलाश कराई। क्यों, कोई खास बात है क्या? हिना ने उदासी आवाज में पूछा। खास बात? नगमा को आश्चर्य हुआ। क्या कह रही हैं आप? कल ईद है, कितने काम पड़े हैं। पूरे घर को सजाना संवारना है, फिर बाजार भी तो जाना है खरीदारी के लिए। नगमा, तुम्हें जो भी करना है नौकरों की मदद से कर लो और अपनी सहेली शहला के साथ खरीदारी के लिए बाजार चली जाना। मुझे यूं ही तन्हा मेरे हाल पर छोड़ दो मेरी बहन। भाभी, नगमा रूठ सी गई। तुम मेरी प्यारी ननद हो ना? हिना ने उसे फुसलाने की कोशिश की। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। नगमा रूठ कर चली गई। हिना सोचने लगी, ईद की कैसी खुशी है नगमा को, कितना जोश है उसमें। 7 साल पहले वो भी तो कुछ ऐसी ही खुशियां मनाया करती थी। तब उसकी शादी नहीं हुई थी। ईद पर वह अपनी दोनों शादीशुदा बहनों को बहुत आग्रह से मायके आने को लिखती थी। दोनों बहनों ही अपनी लाडली साली को नाराज नहीं करना चाहते थे। ईद पर वे सपरिवार जरूर आ जाते थे। हिना के भाईजान भी ईद की छुट्टी पर आ जाते थे। घर में एक हंगामा, एक चहल पहल रहती थी। ईद से पहले ही ईद की खुशियां मिल जाती थी। हिना यूं तो सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाती थी, मगर ईद की तो कुछ बात ही और होती थी। रमजान की विदाई वाले आखिरी जुम्मे से ही वो अपनी छोटी बहन हुमा के साथ मिलकर घर को संवारना शुरू कर देती थी। फर्नीचर की व्यवस्था देखती, बदलती। हिना के हाथ लगते ही सब कुछ बदला बदला और निखरा निखरा सा लगता। ड्राइंग रूम जैसे फिर से सजीव हो उठता। हिना की कोशिश होती कि ईद के रोज घर का ड्राइंग रूम अंग्रेजी ढंग से सजा ना हो, बल्कि इस्लामी ढंग में संवरा हुआ हो। कमरे से सोफे वगैरह निकालकर अलग अलग कोने में गद्दे लगाए जाते। उस पर रंग बिरंगे कुशनों की जगह हरे हरे मसनद रखती। एक तरफ छोटी सी तिपाही पर चांदी के गुलदान और इत्रदान सजाती। खिड़की के भारी भरकम पर्दे हटाकर नर्म नर्म रेशमी पर्दे डालती। अपने हाथों से तैयार किया हुआ बड़ा सा बेंत का फानूस छत से लटका देती। अम्मी के दहेज के सामान से पीतल का पीकदान निकाला जाता। दूसरी तरफ की छोटी तिपाही पर चांदी की ट्रे में चांदी के वर्क में लिपटे पान के बीड़े और सूखे मेवे रखे जाते। हिना यूं तो अपने कपड़ों के मामले में सादगी पसंद थी, मगर ईद के दिन अपनी पसंद और मिजाज के खिलाफ वह खूब चटकीले रंग के कपड़े पहनती। वह अम्मी के जिद करने पर इस मौके पर जेवर वगैरह भी पहन लेती। इस तरह ईद के दिन हिना बिल्कुल नई नवीली दुल्हन सी लगती। दोनों बहनों ही उसे छेड़ने के लिए उसे छोटी दुल्हन कहकर संबोधित करते। वो उन्हें झूठ मूठ मारने के लिए भी दौड़ती और वे किसी शैतान बच्चे की तरह डरे डरे उससे बचते फिरते। पूरा घर हंसी की कलियों और कहकहों के फूलों से गुलजार बन जाता। कितना रंगीन और खुशगवार माहौल होता था ईद के दिन उस घर का। ऐसी खुशियों से खिलखिलाती एक ईद के दिन करीम साहब ने अपने दोस्त रशीद की चुलबुली और ठठाती बेटी हिना को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि उस नवेली कली को तो उनके आंगन में खिलना चाहिए, महकना चाहिए। अगले दिन उनकी बीवी आशिया अपने बेटे नदीम का पैगाम लेकर हिना के घर जा पहुंची।
घर और वर दोनों ही अच्छे थे। हिना के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हिना ने एक पार्टी में नदीम को देखा हुआ था। लंबा चौड़ा गबरू जवान, साथ ही शरीफ और मिलनसार भी। नदीम उसे पहली नज़र में भा सा गया था, इसलिए जब आसिया ने उसकी मर्जी जाननी चाहिए तो वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। हिना के माँ बाप जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे उसकी, मगर दूसरे पक्ष ने ऐसी जल्दी मचाई कि उन्हें उसी महीने में हिना की शादी कर देनी पड़ी। हिना दुख तकलीफ से दूर प्यार मोहब्बत भरे माहौल में पली बड़ी थी, और उसकी ससुराल का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। सुख सुविधाओं से भरा खाता पीता घराना, बिल्कुल माँ बाप की तरह जान छिड़कने वाले सास ससुर, सलमा और नगमा जैसी प्यारी प्यारी चाहने वाली ननदें। सलमा तो उसकी हम उम्र ही थी। वे दोनों बिल्कुल सहेलियों जैसे घुल मिल कर रहती थीं। लेकिन उन सबसे अच्छा था नदीम, बेहद प्यारा और टूट कर उसे चाहने वाला। हिना की मामूली से मामूली तकलीफ पर भी तड़प उठने वाला। हिना को लगता था कि दुनिया की तमाम खुशियां उसके दामन में सिमट आई थी। उसने अपनी जिंदगी के जितने सुहाने ख्वाब देखे थे, वे सब के सब पूरे हो रहे थे। 3 महीने कैसे गुजर गए पता तक ना चला। हिना अपनी नई जिंदगी से इतनी संतुष्ट थी कि मायके को लगभग भूल सी गई थी। उस बीच वह केवल एक ही बार मायके गई थी, वो भी कुछ घंटों के लिए ही। माँ बाप और भाई बहन के लाख रोकने पर भी वो रुकी नहीं। उसे नदीम के बिना सब कुछ फीका फीका सा लग रहा था। एक दिन हिना बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी कि नदीम बाहर से खुशी से चहकता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा था। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कुछ हमें भी तो बताइए, हिना ने पूछा। मुबारक हो जाने मन, तुम्हारे घर में आने से बहारें आ गई। अब तो हर रोज रोजे ईद है और हर शब है शबे बारात। पति के मुंह से तारीफ सुनकर हिना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वह झेपती हुई बोली, मगर बात क्या हुई? मैंने कोई साल भर पहले सऊदी अरब की एक बड़ी फर्म में मैनेजर के लिए आवेदन किया था। मुझे नौकरी तो मिल गई थी, मगर कुछ कारणों से वीजा मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैं तो बिल्कुल उम्मीद खो चुका था, लेकिन तुम्हारे आने पर अब वह वीजा भी आ गया है। वीजा आ गया है? हिना की आंखें हैरत से फैल गई। वह समझ नहीं पाई थी कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। हाँ हाँ, वीजा आ गया है और अगले ही महीने मुझे सऊदी अरब जाना है। सिर्फ 3 साल की तो बात है। आप 3 साल के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे? हिना ने पूछा। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। मगर क्यों जाना चाहते आप वहाँ? यहाँ भी तो आपकी अच्छी नौकरी है। किस चीज़ की कमी है हमारे पास? कमी? यहाँ सारी जिंदगी कमा कर भी तुम्हारे लिए न तो कार खरीद सकता हूँ और ना ही बंगला। अरे सिर्फ 3 साल की तो बात है, फिर सारी जिंदगी ऐश करना। नहीं चाहिए मुझे कार, हमारे लिए स्कूटर ही काफ़ी है। मुझे बंगला भी नहीं बनवाना है, मेरे लिए यही मकान बंगला है। बस तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ नदीम। हिना वियोग की कल्पना से ही छटपटाकर सिसकने लगी। पगली, नदीम उसे मनाने लगा और बड़ी मिन्नत खुशामद के बाद आखिर उसने हिना को राजी कर ही लिया। हिना ने रोती आंखों और मुस्कुराते होठों से नदीम को अलविदा किया। अब तक दिन कैसे गुजरते थे, हिना को पता ही नहीं चलता था, मगर अब तो एक एक पल एक एक सदी जैसा लगता था। ओह, 3 साल कैसे कटेंगे? सदियों जितने लंबे ये दिन। हिना सोच सोच कर बौरा जाती। फिर ईद आ गई, उसकी शादीशुदा जिंदगी की पहली ईद। रिवाज के मुताबिक उसे पहली ईद ससुराल में जाकर मनानी पड़ी, मगर न तो वह पहले जैसी उमंग में थी, न ही खुशी में। सास के आग्रह पर उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी जरूर, जेवर भी सारे के सारे पहने, मगर दिल था कि बुझा जा रहा था। हिना बार बार सोच रही थी, जब मैं दुल्हन नहीं थी तो लोग मुझे दुल्हन कहकर छेड़ते थे, मगर आज जब मैं सचमुच दुल्हन हूँ तो कोई भी छेड़ने वाला नहीं मेरे पास। न तो हंसी मजाक करने वाले बहनोई और न ही वह दिल लगी करने वाला दिलबर जिसकी मैं दुल्हन हूँ। कहते हैं वक्त अच्छा कटे या बुरा, जैसे तैसे कट ही जाता है। हिना का भी 3 साल का दौर गुजर गया। उसकी शादी के बाद तीसरी ईद आ गई। उस ईद के बाद ही नदीम को आना था। हिना नदीम से मिलने की कल्पना ही से पुलकित हो उठती थी। नदीम का यह वादा था कि वह उसे ईद वाले दिन जरूर याद करेगा, चाहे और दिन याद ना करे।
अगर ईद के दिन वह खुद नहीं आएगा तो उसका पैगाम ज़रूर आएगा। ससुराल वालों ने नदीम के जाने के बाद हिना को पहली बार इतना खुश देखा था। उसे खुश देखकर उनकी खुशियाँ भी दोगुनी हो गई। ईद के दिन हिना को नदीम के पैगाम का इंतज़ार था। इंतज़ार खत्म हुआ। शाम होते होते नदीम का तार आ गया। उसमें लिखा था, मैंने आने की सारी तैयारी कर ली थी, मगर फर्म मेरे अच्छे काम से इतनी खुश है कि उसने दूसरी बार भी मुझे ही चुना है। भला ऐसे सुनहरे मौके कहाँ मिलते हैं? इसे यूं ही गंवाना ठीक नहीं है। उम्मीद है तुम मेरे इस फैसले को खुशी खुशी कबूल करोगी। मेरी फर्म यहाँ के सारे काम खत्म करके कनाडा जा रही है। छुट्टियाँ लेकर कनाडा से भारत आने की कोशिश करूँगा। तुम्हें ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नदीम। हिना की आंखों में खुशी के जगमगाते चिराग अचानक बुझ गए और दुख की गंगा जमुना बहने लगी। नदीम की चिट्ठियां अक्सर आती रहती थी, जिनमें वह हिना को मनाता, फुसलाता और दिलासा देता रहता था। एक चिट्ठी में नदीम ने अपने न आने का कारण बताते हुए लिखा था, बेशक मैं छुट्टियां लेकर फर्म के खर्च पर साल में एक बार तो हवाई जहाज से भारत आ सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं पूरी वफादारी और निष्ठा से काम करूँगा, ताकि फर्म का विश्वास पात्र बना रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सकूँ। वो दौलत जिससे तुम वे खुशियाँ भी खरीद सको जो आज तुम्हारी नहीं है। नदीम के भेजे धन से हिना के ससुर ने नया बंगला खरीद लिया। कार भी आ गई। वे लोग पुराने घर से निकलकर नए बंगले में आ गए। हर साल घर आधुनिक सुख सुविधाओं और सजावट के सामान से भरता चला गया और हिना का दिल खुशियों और अरमानों से खाली होता गया। ये कार, बंगला वह देखती तो उसका मन नफरत से भर उठता। उसे वे चीजें अपनी सौतन लगती। उन्होंने ही तो उससे उसके महबूब शौहर को अलग कर दिया था उससे। उस दौरान हिना की बड़ी ननद सलमा की शादी तय हो गई थी। सलमा उस घर में थी तो उससे बड़ा सहारा मिलता था। वो उसके दर्द को समझती थी, उसे सांत्वना देती थी और कभी-कभी भाई को जल्दी आने के लिए चिट्ठी लिख देती थी। हिना जानती थी कि उन चिट्ठियों से कुछ नहीं होने वाला था, मगर फिर भी डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी सलमा उसके लिए। सलमा की शादी पर भी नदीम नहीं आ सका था। भाई की याद में रोती कलपती सलमा हिना भाभी से ढेरों दुआएं लेती हुई अपनी ससुराल रुखसत हो गई। शादी के साल भर बाद ही सलमा की गोद में गोल मटोल नन्ही सी बेटी आ गई। हिना को पहली बार अपनी महरूमी का एहसास सताने लगा। उसे लगा कि वह एक अधूरी औरत है। नदीम को गए छठा साल होने वाला था। अगले दिन ईद थी। अभी हिना ने नदीम के ईद वाले पैगाम का इंतजार शुरू भी नहीं किया था कि डाकिया नदीम का पत्र दे गया। हिना ने धड़कते दिल से उस पत्र को खोला और बेसब्री से पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ती गई, उसका चेहरा दुख से स्याह होता चला गया। इस बार हिना का साथ उसके आंसुओं ने भी नहीं दिया। वह अभी पत्र पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अपनी सहेली शहला के साथ खरीदारी को गई नगमा लौट आई। हिना ने झट पत्र तह करके ब्लाउज में छिपा लिया। भाभी, भाभी! नगमा बाहर से ही पुकारती हुई खुशी से चहकती आ गई। भाभी, आप अभी तक यहीं बैठिए, मैं बाजार से घूमकर भी आ गई। देखिए तो क्या क्या लाई हूँ। नगमा एक एक चीज हिना को बड़े शौक से दिखाने लगी। शाम को 29वां रोजा खुलने का इंतजाम छत पर किया गया। ये हर साल का ही नियम था, ताकि लोगों को इफ्तारी छोड़कर चांद देखने के लिए छत पर न जाना पड़े। इफ्तारी मतलब रोजा खोलने के व्यंजन और पेय पदार्थ। अभी लोगों ने रोजा खोलकर रस के गिलास होठों से लगाए ही थे कि पश्चिमी क्षितिज की तरफ देखती हुई नगमा खुशी से चीख पड़ी, वो देखिए, ईद का चांद निकल आया। सभी खाना पीना भूलकर चांद देखने लगे। ईद का चांद रोज रोज कहाँ नजर आता है? उसे देखने का मौका तो साल में एक बार ही मिलता है। हिना ने भी दुखते दिल और भीगी आंखों से देखा। पतला और बारीक सा झिलमिल चांद उसे भी नजर आया था। चांद देखकर उसके दिल में हुक सी उठी और उसका मन हुआ कि वह फूट फूट कर रो पड़े, मगर वह अपने आंसू छिपाने को दौड़कर छत से नीचे उतर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। उसने आंखों से छलक आए आंसुओं को पोंछ लिया, फिर उबल आने वाले आंसू को जबरदस्ती पीते हुए ब्लाउज से नदीम का खत निकाल लिया और पढ़ने लगी। उसकी निगाहें पूरी इबारत से फिसलती हुई इन पंक्तियों पर अटक गई। हिना, असल में शमा सऊदी अरब में ही मुझसे टकरा गई थी। वह वहाँ डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम शादी पर मजबूर हो गए। शमा के कहने पर ही मैं कनाडा आ गया हूँ।
शमा और उसके माँ बाप कनाडा के नागरिक हैं। अब मुझे भी यहाँ की नागरिकता मिल गई है और मैं शायद ही कभी भारत आऊँ। वहाँ क्या रखा है, धूल, गंदगी और गरीबी के सिवा? तुम कहोगी तो मैं यहाँ से तुम्हें तलाकनामा भिजवा दूंगा। अगर तुम तलाक लेना न चाहो, जैसी तुम्हारे खानदान की रिवायत है, तो मैं तुम्हें यहाँ से काफी दौलत भेजता रहूंगा। तुम मेरी पहली बीवी की हैसियत से उस दौलत से हिना उससे आगे न पढ़ सकी। वह ठंडी सांस लेकर खिड़की के पास आ गई और पश्चिमी क्षितिज पर ईद के चांद को तलाशने लगी, लेकिन वह तो झलक दिखाकर गायब हो चुका था, ठीक नदीम की तरह। हिना की आंखों से बहुत देर से रुके हुए आंसू दर्द बनकर उबले तो उबलते ही चले गए, इतने कि उनमें हिना का अस्तित्व भी डूबता चला गया और उसका हर अरमान, हर सपना दर्द बनकर रह गया। मित्रों, अभी आप सुरैया जबी की लिखी कहानी ईद का चांद सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। हिना को अपने पति को शादी के तुरंत बाद क्या अकेले सऊदी अरब चले जाने देना चाहिए था? अगर वह उसे उसी समय रोक लेती या उसी के साथ वहां चली जाती तो क्या होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।